हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक रॉयल फ्लैट का रहस्य और तंत्र मंत्र की उससे जुड़ी हुई एक कहानी लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप उन स्टोरीज़ को सुन पाएंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस ना आए तो प्लीज़ आप 1-2 दिन में मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर कर लें, वहाँ आपको नई स्टोरीज़ ज़रूर मिल जाएंगी सुनने के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे रॉयल फ्लैट के रहस्य की और उससे जुड़ी तंत्र मंत्र की कहानी। सुबह सुबह पोस्टमैन एक चिट्ठी देकर गया है और देवेंद्र जी उसे लेकर देख रहे थे। उनके दिमाग में एक बात समझ नहीं आ रही कि अचानक विजय ने उन्हें चिट्ठी क्यों लिखी। वैसे भी चिट्ठी के ऊपर विजय नाम छोड़ और कुछ भी नहीं लिखा गया था। बाध्य होकर उन्होंने चिट्ठी के लिफाफे को फाड़ा। अंदर से निकल आया 4-5 पन्ने की एक चिट्ठी। लिखावट साफ है, पर जैसे कांपते हुए हाथों से लिखा गया है। कुछ पन्नों की ये चिट्ठी। देवेंद्र जी पहले से अंत तक एक बार चिट्ठी को देखकर फिर पहले से पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें लिखा था, आज मैं इस चिट्ठी को लिख रहा हूँ। इसके पीछे एक ही कारण है। मैं अपने जानने वालों या परिवार के सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का अंतिम परिणाम क्या हुआ था। एक सामान्य सा इन्वेस्टिगेशन मेरे जीवन को इस तरह से समाप्त कर देगा, इसकी मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। ये घटना हुई है ठीक 2 दिन पहले, पर उसका प्रकोप मैं प्रति मुहूर्त वहन कर रहा हूँ। मानो वो सभी प्रति मुहूर्त मुझे तड़पा रहे हैं। मेरे जीवन का अंत होने वाला है। आज से 2 दिन पहले यानी ठीक मंगलवार एक विशेष एवं ज़रूरी काम के लिए महेश जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। शाम के वक्त मैं उनके ऑफिस के उद्देश्य से रवाना हुआ। दोपहर को ही निकल जाऊंगा ऐसा ही सोचा था। कहा भी था महेश जी को कि दोपहर को ही निकल जाऊंगा, लेकिन वही आलस्य घर से निकलते निकलते शाम हो गई। इसलिए 5:30 या 6 बजे के आसपास घर से रवाना हुआ। दोपहर को इसीलिए बोला था क्योंकि वैसे भी क्रिसमस का मौसम है। उसके ऊपर से शाम को शहर के रास्ते पर और भी भीड़ हो जाती है। ये भीड़ भाड़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, इसीलिए कुछ पहले ही निकलने का प्लान था। जो भी हो, प्लान तो चौपट हो गया। महेश जी के ऑफिस में पहुँचते पहुँचते लगभग 6:30 बज गए। वहाँ पहुंचकर देखा तो उनके ऑफिस के दूसरे तल्ले पर लाइट जल रही है। वैसे वो टाइम के बहुत ही पंक्चुअल है, एवं यही डर मेरे दिमाग में घूम रहा था। अच्छे से 2-4 बात आज वो मुझे ज़रूर सुनाएंगे। क्या करूं, गलती तो मेरी ही है और बात भी मुझे ही सुनना पड़ेगा। इसलिए समय व्यर्थ न कर धीरे से उनके ऑफिस की तरफ गया और दरवाजे को खोलकर बोला, सर अंदर आऊं? कौन? ओ हाँ विजय, आओ आओ, लेकिन तुमको दोपहर में आना था। मैं बोला, हाँ सर, कुछ देर हो गई। नहीं, बहुत ही। कोई ज़रूरी काम था? हाँ, एक फ़ाइल को चेक कर रहा था। महेश जी ये सुन कुछ शांत हुए और बोले, अच्छा ठीक है, तो मैं काम की बात पर आता हूँ, जिसके लिए तुम्हारे पास बुलावा भेजा है। ये लो, ये फ़ोटो। ये बोलकर उन्होंने मेरी तरफ एक फ़ोटो बढ़ाई। फ़ोटो को हाथ में लेकर फ़ोटो को देखा। 20-25 साल पुराने एक घर का फ़ोटो है। फ़ोटो की तरफ एक टक देखते देखते मेरे पूरे शरीर में बेचैनी सी लगी। इस ठंडी के शाम में भी मेरे माथे के कोने पर बूंद बूंद पसीना जमा हो गया है। पूरा शरीर मानो एक अद्भुत सिहरन से भर गया। परसों रात को एक पार्टी में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा खाना हो गया था, इसीलिए सोचा शायद उसी से शरीर में कुछ अस्थिरता महसूस हो रही है, शायद कब्ज़ के कारण। इसलिए फ़ोटो से आंख हटाकर महेश जी की बातों पर ध्यान दिया। महेश जी बोले, ये मेरे पास डिपार्टमेंट से कल आया है। एक मर्डर केस है। ये केस मुझे ही संभालना है, पर एक मीटिंग के कारण मुझे दिल्ली जाना होगा, तो इसीलिए किसी ऐसे को खोज रहा था जो इसमें माहिर हो। देवेंद्र जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जानते तो हो उनको? मैंने बोला, हाँ सर, उनको क्यों नहीं पहचानूंगा, वो मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, उन्होंने ही बताया कि तुमने अभी ज्वाइन किया है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अच्छा नाम है तुम्हारा। सुना है इसी बीच तुमने कई सारे केस सॉल्व कर दिए हैं।
हाँ किया हूँ, यही कुछ 4-5। हाँ, इसीलिए सोचा इस केस को तुमको ही देता हूँ, तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कहो तो तुमको मैं कुछ पेमेंट भी देने को राज़ी हूँ। मैं थोड़ा हंसकर बोला, नहीं सर, वो सब बाद में। अच्छा है, तुम कल सुबह ही काम पर लग जाओ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। ठीक है सर, वही करूँगा, कल सुबह ही मैं काम पर लग जाऊँगा। अच्छा ये लो, ये है पुलिस द्वारा सील की गई कमरे की चाबी। कोई असुविधा हुआ तो इस कार्ड को रखो, इसमें मेरा नंबर है, ज़रूरत हो तो कॉल करना। ठीक है सर, शुक्रवार को मिलता हूँ। चाबी को पॉकेट में रखा और ऑफिस से निकल आया। ठंडी की शाम थी, पर रास्ते पर लोग काफ़ी थे, पर ऑटो व टैक्सी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं मिलता, इसीलिए गाड़ी खोजने में कुछ समय लगा। अंत में एक ऑटो पकड़ घर को रवाना हुआ। कमरे में जाकर बेड पर बैठकर तुरंत ही आशीष को एक मैसेज कर दिया। मेरा किसी रूम में अकेले जाकर इन्वेस्टिगेट करना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बोरिंग फील होता है, इसीलिए उसको जानकारी दे दी कि वो अगर साथ आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी कारण तुरंत ही मैसेज भी कर दिया, देखते हैं वो क्या कहता है। धीरे धीरे डिनर खत्म कर बिस्तर पर सोने गया। नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस फोटो को देखने के बाद अब भी मेरा शरीर कुछ गड़बड़ सा था, सिर भी घूम रहा है। ठंडी की रात, उस समय लगभग 12 बज चुके थे। कमरा इतना ही शांत है कि घड़ी की टिक टिक भी कान में बज रही है। रात बढ़ते बढ़ते कब आंख बंद हो गई पता ही नहीं चला, फिर सो गया अंततः नींद में। सुबह उठकर घड़ी देखा तो 7:30 कब क्रॉस करके 8 पर चले गए हैं। साधारणतः इतनी देरी में सोकर नहीं उठता, पर कल रात के बेचैनी वाले भाव अब भी लगातार हो रहे हैं। साथ में कुछ और भी जुड़ा है, और वो है पूरा शरीर दर्द कर रहा है, जैसे किसी ने बहुत तेज लाठी से मुझे पीटा हो, या कहे पूरा दिन बहुत मेहनत करने पर जैसा दर्द होता है, ठीक वैसा ही। परंतु मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा। पास में रखे मोबाइल में देखा, कोई मैसेज आया है नहीं। अचानक याद आया, आशीष को कल मैसेज किया था। मैसेज को जब खोला तो उसे देखकर ही दिमाग खराब। महाशय बीमार हैं, वो आज नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब मुझे अकेले ही जाना होगा उस रॉयल फ्लैट के 6वें तल्ले के रूम पर। इसलिए देर नहीं किया, जल्दी से उठ फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके रास्ते पर निकल गया। सुबह सुबह रास्ते पर आज काफ़ी भीड़ है, गाड़ी भी बहुत सारी ही है, जैसा प्रतिदिन रहता है। एक टैक्सी पकड़ ड्राइवर को एड्रेस बताया, उसने सीधे ले जाकर उतारा उस रॉयल फ्लैट के नीचे। टैक्सी का किराया देकर मैंने खोजना शुरू किया कि इस फ्लैट का मालिक कहाँ है। एक आदमी को देखा कि फ्लैट के नीचे खड़े होकर मेरे तरफ एक आग्रह की दृष्टि से देख रहा है, मानो वो कहना चाहते हो कि हाँ, मैं आपके लिए ही खड़ा हूँ। मैं खुद ही उनके पास गया और पूछा, अच्छा इस घर के मालिक कहाँ हैं, कुछ बता सकते हैं? वो आदमी बोला, क्या आप विजय हो? हाँ, तो आप इस घर के मालिक हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैं आश्चर्य होकर बोला, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? तुम्हारे बारे में महेश जी ने सब कुछ बताया है। वाह, तब तो अच्छा है। फिर चलिए समय बर्बाद न करते हुए काम को शुरू किया जाए। मुझे दिखा दीजिए 5वें तल्ले का वो रूम। हाँ चलिए। ये बोलकर उन्होंने घर की सीढ़ी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। उनको अनुसरण करके मैं भी पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ने लगा। धीरे धीरे 4थे तल्ले को पार कर 5वें पर पहुंच रहा हूँ। फिर से न जाने कैसी अस्थिरता पूरे शरीर में दौड़ गई। वो पुरानी बेचैनी और भी बढ़ गई। पूरे शरीर में एक ठंडा सिहरन खेल रहा है। 5वें तल्ले पर पहुंचते ही मेरा ध्यान गया बाहर की तरफ झूलते बैल्कनी की तरफ। बड़ा खुला सा एक जगह, उस तरफ नज़र पड़ते ही शरीर कांप गया। वहाँ कई प्रकार के अलग अलग चिन्ह बने थे जो मेरे समझ से बाहर थे, लेकिन जो देखकर समझ रहा हूँ वो रहस्य की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। साथ में कुछ खून की तरह लाल दाग, जिसे देखकर तुरंत जान गया कि ये खून ही है। उस बैल्कनी पर पहुँचते ही मेरा पूरा शरीर रहस्य व रोमांच से भर गया। पहले ही पल मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है। मेरे आसपास मानो मेरे और घर के मालिक के अलावा और भी कोई है। उसकी उपस्थिति मैं अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है वो सब मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मैं एक बालकनी के पास जाकर शहर को ठीक से देखने की कोशिश कर रहा था। घूम घूम कर बालकनी के चारों तरफ देख रहा था। उसी समय फ्लैट के मालिक ने मुझे पीछे से बुलाया, आइए, ये है आपका वो 5वें तल्ले का रूम। रूम को देखकर तो लग रहा है बहुत पुराना है। फ्लैट का मालिक बोला, मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, महेश जी ने आपको बताया ही होगा।
नहीं, उन्होंने आपके बारे में मुझे नहीं बताया। कुछ बताइए आप। ओह, नहीं बताया? मतलब भूल गए होंगे। मेरा नाम है मदन लाल। आइए। ये कह उन्होंने मेरी तरफ एक चाबी बढ़ाई। मैं बोला, नहीं, मेरे पास चाबी है। मदन जी बोले, ये छत की चाबी है। आप तो इस फ्लैट को देखने आए हैं, तो छत भी देख लीजिए। वहाँ से पूरा शहर बहुत बढ़िया दिखता है। अच्छा ठीक है, हाँ वो तो देखूंगा ही। आप अपने साथ मोमबत्ती या टॉर्च तो लेकर ज़रूर आए होंगे। नहीं, पर क्यों? बात यह है, बहुत दिन हुआ लाइट कट है कमरे में, इसलिए शाम से पहले मोमबत्ती या लाइट ले लेते तो अच्छा ही होता। अगर आप नहीं ला सकते तो मेरे केयर टेकर को बोलकर वो मंगा दूंगा। वाह भाई वाह, ये समस्या भी है यहाँ पर। छोड़ो, क्या किया जाए, मैं ही जाकर मोमबत्ती खरीद लाऊंगा। वैसे भी केयर टेकर को मेहनत कराकर क्या लाभ, इसके अलावा घूमना भी हो जाएगा आसपास। मदन जी बोले, हाँ एक और बात बताना था। आप तो इस घर को देखने आए हैं, तो कृपया इसके लिए कोई नेगेटिव रिव्यू मत दीजिएगा, क्योंकि कई दिनों से फ्लैट खाली है, बेच भी नहीं पा रहा हूँ किसी को, इसलिए इसे थोड़ा दिमाग में रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं नीचे ही रहता हूँ। मदन जी के जाते ही चाबी से ताले को खोला। दरवाजे को धक्का देते ही दरवाज़ा आवाज़ करते हुए खुल गया। अंदर जाते ही ऐसा लगा ये कोई आम कमरा नहीं है। दरवाज़ा खोलते ही एक झोंका हवा मोक्ष पाने के लिए बाहर निकल गया, मानो उस हवा को भी इस कमरे में रहते हुए घुटन हो रही थी। दिन में भी इतना गहरा अंधेरे से घिरा रह सकता है कोई कमरा, इसे न देखने पर मैं कभी नहीं जानता। सीढ़ी से ऊपर आते समय मुझे जो अनुभूति हो रही थी, फिर पुनः वो शुरू हो गई। कोई तो है जो इस अंधेरे से मुझे देख रहा है। मैं इन सब घटनाओं को ज़्यादा नहीं मानता और अभी भी न मानते हुए अपने बैग को कमरे के फर्श पर रखकर बाहर निकल आया। कमरे को बंद कर नीचे आया और निकल गया रास्ते पर मोमबत्ती खरीदने के लिए। यहाँ पर एक विशेष पुराना व प्रसिद्ध मंदिर है, वो मैं जानता था, इसीलिए उसे देखने के लिए भी एक प्लान बनाया था। दोपहर होने वाली थी, इसलिए एक होटल में जाकर दोपहर के खाने को समाप्त किया। खाना खत्म कर उस मंदिर को देखने चला गया। खाना घूमना सब कुछ खत्म करके घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा 4:30 बज रहे हैं। एक दुकान से 3 मोमबत्ती खरीद कर रॉयल फ्लैट पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो गई। ठंडी में शाम कुछ जल्दी ही हो जाती है। मैं धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। इस बार स्पष्ट अनुभव कर सकता हूँ कि मैं अकेला सीढ़ी से नहीं चढ़ रहा था। मेरे पीछे, एकदम ठीक पीछे, कोई मुझे अनुसरण कर सीढ़ी पर चढ़ रहा है। मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ, लेकिन किसी अलौकिक कारण से मैं पीछे मुड़कर देख नहीं पा रहा था। इन 2 साल के करियर में मैंने ऐसी घटना को बहुत सुना था, लेकिन उसे महसूस करने का सौभाग्य या कहें दुर्भाग्य अभी तक नहीं हुआ। सीढ़ी खत्म होते ही मैं पहुंच गया उस बड़े से झूलते बैल्कनी में। गहरे अंधेरे से भरा वो जगह एकदम अदृश्य सा हो गया है। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा उस अंधेरे के एक कोने में कोई मूर्त बनकर खड़ा है। मुझे जितना याद है, सुबह से यहाँ आने के बाद ऐसी शक्ल नहीं देखी। तो क्या मदन जी मेरे इंतज़ार में खड़े हैं? मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। मैं जितना पास पहुँच रहा हूँ, वो जगह और भी धुंधला होता जा रहा है। वहाँ पर पहुँच देखा कि कोई नहीं है, तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आया, क्योंकि इतने अंधेरे को जानते हुए भी मैंने मोमबत्ती को क्यों नहीं जलाया। पॉकेट से एक मोमबत्ती को निकाल कर जलाया और उस जगह के लास्ट में खड़े होकर सोचने लगा कि ऐसे शोर शराबे वाले जगह के बीच एक ऐसी रात जहाँ पर गहरा अंधेरा और कुछ भयावह अनुभूति ही साथी है। महेश जी के पास से जितना कुछ सुना है इस फ्लैट के बारे में, वो बहुत ही आश्चर्य व रहस्यमय है। 4-5 महीने पहले जयप्रकाश ने अपनी पत्नी और छोटे लड़के के साथ इस फ्लैट के सबसे ऊपरी हिस्से यानी 5वें तल्ले को बुक कराया था। जयप्रकाश पेशे से दाल चावल के व्यापारी थे। मैंने सुना उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वो एक लड़के की माँ है, ये सुनकर किसी को विश्वास नहीं होता था। रूप और मन दोनों ही तरह से वो खूबसूरत थी, लेकिन उनके रूप और गुण के कारण जयप्रकाश के जीवन में झंझट का अंत नहीं था। पहले जहाँ रहते थे वहाँ किसी एक घटना के कारण घर को छोड़कर इस फ्लैट में चले आए थे। एक गुंडे की नज़र माला देवी यानी जयप्रकाश की पत्नी पर पड़ी। इस बारे में जयप्रकाश ने जानते ही विरोध किया, लेकिन उनके साथ जीत नहीं पाएंगे ये सोचकर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सके। घर को छोड़कर चले आए इस 5 तल्ले के रूम पर। यहाँ पर 4 महीने अच्छे से ही कट रहे थे,
लेकिन इस महीने के अंत में जयप्रकाश के व्यवसाय में घाटा हो रहा था, जिसके कारण अक्सर उनका अपने पति के साथ झगड़ा सुना जाता। पर उस रात ऐसा कुछ यहाँ हुआ था जिसके कारण आज ये फ्लैट अंधेरे में खो गया है। महेश जी ने मुझे ये घटना मर्डर ज़रूर बताया है, क्योंकि माँ और लड़के की बॉडी कमरे के फर्श पर मृत मिली थी। मरने के 4-5 दिन बाद फ्लैट मालिक के संदेह होने पर पुलिस बुलाने के बाद इस घटना का पता चला था। दुर्गंध से कमरे में जाना तो दूर, बल्कि दोनों बॉडी को अंत में फावड़े से उठाना पड़ा था। लेकिन जयप्रकाश की बॉडी बहुत खोजबीन के बाद उसी फ्लैट के छत पर पानी की टंकी के अंदर मिली। इसीलिए पुलिस और महेश जी ने अंदाज़ा लगाया कि जयप्रकाश ने डिप्रेशन में आकर अपनी पत्नी और लड़के को मारकर स्वयं उस पानी की टंकी में आत्महत्या की है। लेकिन सत्य क्या यही है, और ये पता लगाने मुझे यहाँ भेजा गया है। यही सोचते सोचते एक मोमबत्ती की आयु खत्म हुई। पॉकेट से और एक मोमबत्ती निकालने जा रहा था कि ठीक उसी समय ऐसा लगा कोई एक परछाई मेरे सामने से चलते हुए गई। अचानक पूरा शरीर कांप गया। धड़कन डर के कारण जोर से चलने लगी। जल्दी से मोमबत्ती को जलाया। मोम की रोशनी में देखा दूर दूर तक कोई नहीं है। धीरे धीरे उस रूम की ओर कदम बढ़ाया। वहां जाते ही दीवार पर वही सब कटे दाग व खून के छींटे नजर आने लगे। फिर से पूरे शरीर में हलचल हो रही है। ठंडी मानो अचानक कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और मानो पूरा शरीर भारी हो गया है। सुबह ये सब खून के धब्बे सूखे व पुराने लग रहे थे, लेकिन अब वो सब सचमुच ताज़े खून ही लग रहे हैं। मैंने एक बार सोचा कि बैग को लेकर घर चला जाऊं। तबीयत सही नहीं लग रही, लेकिन कुछ एक अद्भुत मायावी कारण से मैं जा ही नहीं पाया। कमरे की कुंडी को खोलकर अंदर जाते ही एक मरे व सड़े की दुर्गंध नाक में आने लगी। मृत शरीर बहुत दिन तक सड़ने पर जैसी दुर्गंध निकलती है, ठीक उसी तरह की दुर्गंध से पूरा कमरा भर गया था। जहां हमारे फॉरेंसिक लैब में मरे सड़े शरीर को लेकर परीक्षण किया जाता है, ठीक उसी तरह का दुर्गंध। सोचा हो सकता है पुराना कमरा है, इसीलिए कोई चूहा मर गया है जिसके कारण दुर्गंध आ रही है। मेरे हाथ में मोमबत्ती भी लगभग बुझने ही वाली है। जिस इन्वेस्टिगेशन के काम से आया हूँ उसे मैंने शुरू किया। एक टेबल देखा जिसके ऊपर एक डायरी रखी हुई है। उसको मैं हाथ में लेकर पन्ने को पलटने ही वाला था कि ठीक उसी समय ऐसा लगा मानो मोमबत्ती को फूंक कर किसी ने बुझा दिया। मेरे पास रखा अंतिम मोमबत्ती, जो पहले के दोनों से बड़ा है, अब उसको जलाया। फिर डायरी के पन्ने को पढ़ना शुरू किया। ये एक साधारण डायरी है जिसमें जयप्रकाश अपने प्रतिदिन की घटना को लिख कर रखते थे। मैंने जल्दी से पन्ने को पलटते हुए अंतिम के पृष्ठ पर गया, पर वहाँ के 2 पन्ने को फाड़ा गया है। किसने इसे फाड़ा और क्यों, ये सब बात सोच रहा हूँ कि अचानक मेरे कंधे के पास किसी ने सांस छोड़ी। उस सांस की हवा को मैंने स्पष्ट महसूस किया। किसी को मेरा इस कमरे में आना व चीज़ों को देखना पसंद नहीं आ रहा। मैंने डायरी को टेबल पर रख पास के सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि जयप्रकाश ने अपनी डायरी के अंतिम 2 पन्ने से पहले लिखा है कि व्यवसाय की अवस्था बहुत ही खराब है, मदन जी के किराए को नहीं दे पा रहा। मदन जी ने प्रस्ताव दिया है कि पत्नी उन्हें सौंप देने पर वो पूरे जीवन का किराया माफ़। ठीक उसके बाद के पन्ने को फाड़ा गया है। तो क्या मदन जी ही? यही सब सोचते सोचते अचानक ऐसा लगा कोई मेरे सोफे के पीछे खड़ा होकर गुस्से से मुझे घूर रहा है। मैंने अनुभव किया कि साथ ही एक छोटा लड़का भी है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं हो रहा। अब मुझे बहुत ज़ोर के डर लग रहा था। सोफ़ा से धीरे धीरे करके पीछे देखते ही मैंने देखा जहाँ मैं बैठा हूँ उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा ऑयल पेंटिंग है। जयप्रकाश, माला देवी व उनके लड़के का एक फैमिली फ़ोटो है जिसको किसी चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक से मोमबत्ती की रोशनी में मैं देखने लगा उस चित्रकार का काम। देखते देखते ऐसा लगा मानो चित्र जीवित हो गया है। उनकी आंख भी जीवित मनुष्य की तरह चमक रही है। अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, लेकिन मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे को खोलकर ही रखा है। फिर आवाज़ कहाँ से आई? इस ठंडी की सुनसान रात में मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं सुना? आसपास कोई नहीं है। चौथा व तीसरा तल्ला भी खाली है, क्योंकि सुना है ये बिल्डिंग नए तरीके से बन रहा है। यही सोचते सोचते पॉकेट में हाथ डालने पर महेश जी का कार्ड और पिस्तौल पाया। फिर सोचा कि पूरे घटना को उन्हें फ़ोन करके बताओ, लेकिन पॉकेट में फ़ोन खोजते ही याद आया सुबह आशीष को मैसेज करके उसके बाद फ़ोन वहीं बिस्तर पर छोड़ आया हूँ। आज ही ये सब होना था। इतने दिन के ड्यूटी में कभी भी
फ़ोन को अपने पास रखना मैं नहीं भूला। यही सोच ही रहा था कि सोफे के पास बिस्तर से एक आवाज़ आई। घूमकर देखते ही मेरा पूरा शरीर डर से कांप गया। मोमबत्ती की पीली रोशनी में मैंने देखा कि बिस्तर पर हल्का लाल रंग की साड़ी को पहनकर एक महिला सिर झुकाए बैठी है और उसके पास एक 9-10 साल का लड़का सोया हुआ है। मैंने पहले सोचा कि कुछ गलत तो नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, वो महिला अभी भी बिस्तर पर बैठकर लड़के को सुला रही है। उसके पैर की पायल मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही है। ये देख मैं एक ही प्रार्थना कर रहा था कि वो बस मेरे तरफ ना देखे। मैं आराम से उठा और धीरे धीरे अपने कदम खुले दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगा। तुरंत ही वो सड़ी दुर्गंध और तेज़ी से उस कमरे में बढ़ने लगी। दरवाजे के पास पहुंचने वाला था कि उसी वक्त मैंने देखा वो बालों से ढका चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ घूम रहा है। कमरे से दरवाजे पर पहुंच मैं उसे बंद करने की ताकत भी मानो खो बैठा था। कमरे से निकल मैं अपने थके शरीर को लेकर उस खुले जगह की ओर जाने लगा और तभी वही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ फिर सुनाई देने लगी। अंधेरे में बहुत परेशानी से देखा कि उस जगह के पास से एक अंधेरे से भरा रहस्यमय सीढ़ी ऊपर की तरफ चली गई है। यही शायद छत की सीढ़ी है और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी वहीं से आ रही है। डर से गला सूख गया है एवं गले से एक भी बात नहीं निकल रही। धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते ही मुझे फिर वही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। पॉकेट में हाथ डालते ही मदन जी का दिया हुआ चाबी मिला। डरते हुए उससे दरवाज़ा खोलते ही वो खटखटाने की आवाज़ अचानक बंद हो गई। दरवाज़ा खोलकर देखा, छोटी सी एक छत पर मोमबत्ती लाना भूल गया, पर चांद की रोशनी में वहाँ सब कुछ दिख रहा था। मेरी नज़र तभी उस पानी की टंकी पर जहाँ जयप्रकाश का मृत शरीर मिला था वहाँ पड़ी। तभी मैंने देखा छत की रेलिंग पर एक आदमी किसी के प्रतीक्षा में खड़ा है। कुछ देर बाद ही छत की दूसरी तरफ से एक और आदमी आया। वो देखकर एक हष्ट पुष्ट व लंबा चौड़ा आदमी लगा। उन दोनों में आपस में बात शुरू हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी बात झगड़े और मारपीट में बदल गई। पर उनकी किसी भी बात को मैं सुन नहीं पा रहा था। मैं अपनी जगह से हिलने की क्षमता भी मानो खो चुका था। मेरे सामने ही उस लंबे आदमी ने पहले खड़े उस आदमी को एक लोहे जैसे दिखने वाले रॉड से मारा और तुरंत ही दूसरा आदमी नीचे गिर पड़ा। मैं अपने पिस्तौल को निकालूंगा, वो ताकत भी नहीं है। इसके बाद उस आदमी के शरीर को वो लंबा चौड़ा आदमी टंकी की तरफ खींचते हुए ले गया। तभी मैंने सुना कि छत की सीढ़ी से एक पायल की आवाज़ धीरे धीरे इधर ही बढ़ रही है। मुझसे और ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा सका। तभी पानी छपकने की आवाज़ आई। देखा उस लंबे आदमी ने उस टंकी के पानी में बेहोश आदमी को फेंक ढक्कन बंद कर दिया है। इधर पायल की आवाज़ मेरे एकदम पीछे आकर रुक गई। मेरे बेहोश होते शरीर ने पीछे मुड़कर चांद की रोशनी में जो देखा वो मैं अपने पूरे जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। एक महिला का चेहरा, वही बिस्तर पर बैठी हुई महिला। उस वक्त कमरे में चेहरे को ठीक से नहीं देख पाया था, पर अब स्पष्ट है। ये महिला उस रूम के ऑयल पेंटिंग में जयप्रकाश की पत्नी यानी माला देवी जैसी ही दिख रही थी, ठीक उसी तरह देखने में, लेकिन पूरे चेहरे पर ब्लेड व धारदार अस्त्र से कटने के दाग हैं। पूरे चेहरे से बहते खून से साड़ी और लाल हो गई है। उसके दोनों आँख बहुत हिंसक पर मानो क्रोध और करुण मृत्यु में बदल गए हैं। उसके पूरे चेहरे पर एक दर्द भयावह दुख झलक रहा है। वही मरा सड़ा दुर्गंध मेरे सामने और बढ़ते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा मैं उसी रूम के दरवाजे के पास लेटा हूँ। मेरे पास ही मेरा बैग रखा हुआ है। दरवाजे को देखा तो वह कल सुबह की तरह कुंडी लगाकर बंद था। बाहर सुबह का प्रकाश चारों तरफ बिखरा हुआ है। मैं बैग को लेकर नीचे दौड़ते हुए सीढ़ी से उतरने लगा। नीचे आकर मदन जी के रूम के पास जाते ही देखा वो एक गद्दे पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, अरे आइए विजय जी, आइए बैठिए। मैं उत्तर देने वाला ही था कि मैंने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी मदन जी के पास वाली कुर्सी पर बैठा है। वो देखने में ठीक कल रात के उस आदमी जैसा लग रहा था। अब वो आदमी बोला, अबे इधर क्या काम है तेरे को? मदन जी बोले, क्या हुआ विजय जी, कल रात आपको कोई असुविधा तो नहीं हुआ? मैं उत्तर न देते हुए चाबी सीधा उनके हाथ में दी और
मानो बात करने की ताकत में खो चुका हूँ। उन्होंने कहा, चाबी क्यों दे रहे हैं? आप रुकेंगे नहीं? और रिव्यू क्या है? उनके बात को सुनते सुनते किसी एक शक्ति से मंत्रमुग्ध होकर मेरा हाथ पिस्तौल वाले पॉकेट में गया और मैंने पिस्तौल निकाला। अबे ओए, बंदूक क्यों निकाला? फिर मुझे कोई भी बात, कोई बाधा, कुछ भी समझ नहीं आया। एक आश्चर्य रूपी गुस्से में मैंने उस आदमी और मदन जी के सिर को गोलियों से छितर बितर कर दिया। गोली खत्म होते ही पिस्तौल को फेंक दिया। इस हालत में मैं अपने घर तक खुद से पहुंच जाऊंगा या नहीं, लेकिन मैंने खुद ही एक हाथ से मदन जी और दूसरे हाथ से उस आदमी के बालों को पकड़कर मदन जी के घर वाले गोदाम में खींचते हुए ले गया। मानो एक अद्भुत शक्ति के वश में मैं ये सब करने लगा था। वहीं पर मेरा अपराध नहीं थमा। उस गोदाम में एक बेंच के नीचे एक धारदार कटार को देखा और उसे लेकर कई बार दोनों के चेहरे और पेट पर चलाने लगा। खून के छींटों से मेरा चेहरा लाल हो गया। रुमाल से चेहरा पोंछकर अंत में कटार वहीं फेंक मदन जी के घर से निकल गया। दरवाजे पर कुंडी लगाकर रास्ते से घर को रवाना हुआ। घर लौटकर डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था, तभी फ़ोन बज उठा। उठकर फ़ोन को रिसीव करते ही आशीष की आवाज़, क्या हुआ? क्या बात है? कहीं पता ही नहीं है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? फ़ोन को फेंक देना यहाँ। फ़ोन करते करते मैं थक गया। हेलो हेलो। मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ, पर कुछ भी नहीं बता पा रहा। उस वक्त समझा कि मदन जी के घर से निकलते वक्त जो सोचा था वो सच है। मैंने सच में बात करने की ताकत को खो दिया है। फ़ोन को काटकर आशीष को मैसेज कर दिया कि आज शाम को मेरे रूम पर आए। इस समय मैं इस चिट्ठी को लिख रहा हूँ, उसे आशीष से ही पोस्ट करवा दूंगा, सोचा है। चिट्ठी को पढ़कर आप समाप्त करें, उससे पहले ही शायद किसी एक अनंत अंधकार में मैं खो जाऊंगा। वो सभी मानो मुझे अपने पास खींच ले जाएंगे। जितनी बार भी सोने के लिए आंख बंद कर रहा हूँ, उतनी बार उस महिला की भयानक विभत्स चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है। मानो ऐसा लग रहा है मेरे सामने ही वो खड़ी है। महेश जी को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, शायद किसी और भी शुक्रवार हमारा फिर मिलना नहीं होगा, पर आप कृपा करके किसी को भी उस रूम के इन्वेस्टिगेशन करने मत भेजिएगा। कुछ घटना जैसे रहस्य रहता है, इसे भी वैसे ही रहने दीजिए, और दूसरे किसी का जीवन ऐसे खत्म हो जाए ये मैं नहीं चाहता। हाँ, और एक बात, सही समय मदन लाल और उसके साथी के डेड बॉडी को निकालना मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं उनके शरीर को भी फावड़े से ना उठाना पड़ जाए। विजय के घर से निकलकर देवेंद्र जी रास्ते पर ही बैठ गए। उसके बाद पॉकेट से मोबाइल को निकाल कुछ नंबर डायल किया। कॉल रिसीव होते ही उधर से उत्तर सुने बिना ही देवेंद्र जी बोले, हेलो, महेश जी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं हूँ देवेंद्र सिंह। जी, कौन देवेंद्र? देवेंद्र सिंह, ऑफिसर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ मर्डर मिस्ट्री, बैच नंबर 45। आप पहचाने? उधर से उत्तर आया। ओह हाँ हाँ, पहचान गया। बोलिए देवेंद्र जी। विजय द्वारा भेजे गए चिट्ठी को मैंने पढ़ा। चिट्ठी को पूरा पढ़कर समाप्त करते ही जल्दी से उसके घर गया, पर वहाँ पहुँचकर देखा चिट्ठी में जैसा लिखा है ठीक वैसा ही हुआ है। क्या हुआ बताइए? और चिट्ठी में विजय ने क्या लिखा है? देवेंद्र जी का स्वर अब कुछ कठिन सुनाई दिया। क्या लिखा है आपको नहीं पता? रॉयल फ्लैट के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने ही तो भेजा था। विजय अब जिंदा नहीं है। मैं उसके घर के सामने खड़े होकर ही बात कर रहा हूँ। भयानक आवाज़ से चिल्ला उठे महेश जी। विजय मर गया? पर कैसे? देखकर तो ऐसा लगता है हार्ट अटैक है। किसी बात के डर से खुद पर नियंत्रण खो दिया था। विजय हमारे एजेंसी का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर था। उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। रॉयल फ्लैट के केस को अब बंद कर देता हूँ, आप क्या कहते हैं? देवेंद्र जी बोले, देखिए, आपने अगर केस को बंद कर दिया तो वो किसी दूसरे एजेंसी के हाथों में चला जाएगा, और उस एजेंसी के किसी ऑफिसर का हमारे विजय की तरह कुछ हो ये मैं नहीं चाहता। तब क्या किया जाए? हमारे एजेंसी में ऐसा कोई ऑफिसर है जो इस रहस्य को सुलझा सके? नहीं, हमारे एजेंसी का कोई भी ऐसे अलौकिक रहस्य को सुलझा नहीं पाएंगे। इस घटना का हल केवल एक ही आदमी निकाल सकता है, पर वो कौन है? इंडियन पैरानॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसी के स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर मिस्टर गौरव शुक्ला। यहाँ
इंडियन पैरानॉर्मल एजेंसी में। फ़ोन बजते ही एक आदमी ने फ़ोन उठाया। हेलो, इंडियन पैरानॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसी? हाँ, वो यही हैं, पर इस समय फ़ोन के पास नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, मैं उनका असिस्टेंट राघव बोल रहा हूँ। नहीं, वो अभी कुछ व्यस्त हैं, आप कुछ देर बाद फ़ोन कीजिए। इतना बोलकर उधर के जवाब को सुने बिना ही राघव ने रिसीवर रख दिया। 10 मिनट के बाद खुद के लाइब्रेरी से बाहर आए गौरव। राघव उस वक्त अपने टेबल पर रखे कुछ फाइलों में ताक झाँक कर रहा था। उसे देखकर गौरव बोला, क्या बात है राघव, इतने ध्यान से कौन सी फाइल खोज रहे हो? वो थोड़ा सा हंसकर कुछ जवाब देना चाहता था, पर उससे पहले ही फिर टेलीफोन बज उठा। राघव बोला, आ गया, जाओ। आदमी का नाम देवेंद्र सिंह है, उन्हें तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहा है कि तुम्हारे बिना दूसरे किसी को बताया नहीं जा सकता। गौरव ने जल्दी से आगे बढ़ फ़ोन को उठाया। हाँ, गौरव बोल रहा हूँ। देवेंद्र जी? हाँ, पहचान गया। बोलिए, क्या बात है? देवेंद्र जी की बातें लगभग 5 मिनट में ख़त्म हुई। गौरव रिसीवर को रखकर पास ही कुर्सी पर बैठ गया और बोलता रहा, रॉयल फ्लैट में हत्या, और वो भी अलौकिक तरीके से। इंटरेस्टिंग। गौरव को चिंतामग्न देखकर बहुत उत्तेजित होने पर भी राघव को कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। कुछ देर बाद गौरव ने ही चिंता हटाया और बोला, राघव, घटना को तुम्हें भी जानना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमारे पास हत्या का कोई केस नहीं आया, इसलिए कुछ सोच विचार कर रहा था। हत्या शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ राघव और बोला, हत्या? पर क्या उन्हें नहीं पता कि हम पैरानॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हैं? गौरव बोला, वो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए इस हत्या केस को सुलझाने का भार हमको दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से हत्या बहुत ही अलौकिक तरीके से हुई है। अलौकिक तरीके से हत्या? ये बात राघव के दिमाग में नहीं गई। फिर भी वो कोई प्रश्न ना कर अपनी फाइलों पर ध्यान देने लगा। गौरव फिर बोला, चल राघव, देवेंद्र जी ने हमें अभी बुलाया है। जिनकी हत्या हुई है उनके अंतिम वक्त के कुछ मूल्यवान तथ्य अभी तक देवेंद्र जी के पास है और उसे हमें देना चाहते हैं। स्ट्रीट पर एक घर के सामने राघव ने गाड़ी को रोका। इतनी देर के जर्नी के कारण गौरव की आंख लग गई थी। गाड़ी रुकते ही वो उठकर बोला, क्या हुआ, गाड़ी रोक दिया? आ गए क्या? राघव बोला, गूगल मैप तो यही बता रहा है। तुमने जो एड्रेस बताया था, अगर वो ठीक है तो देवेंद्र जी का घर यही है। गौरव ने ही पहले गाड़ी से उतरकर घर के कॉलिंग बेल को बजाया। कुछ देर बाद ही एक 45 से 50 साल के आदमी ने दरवाज़ा खोला। इसी बीच राघव भी गौरव के पीछे आकर खड़ा हुआ। मैं गौरव, आपने फ़ोन किया था? गौरव के बात का अंत होने से पहले ही वो आदमी बोला, अरे हाँ, आइए, मैं ही देवेंद्र सिंह हूँ। कुछ साल पहले देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाया। देवेंद्र जी के बैठक रूम में ही गौरव ने सभी बातों को ध्यान से सुना। विजय के भेजे चिट्ठी को भी पढ़ा। फिर बोला, वैसे इस चिट्ठी में विजय ने जिस महेश जी का उल्लेख किया है वो कौन है? देवेंद्र जी ने उत्तर दिया, वो विजय के सीनियर ऑफिसर हैं। ये केस पहले उनके पास ही गया था, लेकिन दिल्ली में डिपार्टमेंट मीटिंग के चलते उन्होंने विजय को ये केस हैंडओवर किया था। अच्छा, उनका एड्रेस मिलेगा? हाँ, मैं महेश जी के कार्ड को देता हूँ। देवेंद्र जी उठकर पास वाले कमरे से एक कार्ड लाकर गौरव के हाथ में दे दिया और बोले, तुम चाहो तो आज ही उनसे मिल सकते हो, क्योंकि आज उनका ऑफ ड्यूटी है। अगर तुम कहो तो एक बार फ़ोन कर उन्हें बता दूँ? हाँ, उन्हें बता दीजिए। ओके, मैं चलता हूँ। विजय के भेजे चिट्ठी की कुछ कॉपी के फ़ोटो कैप्चर कर देवेंद्र जी के घर से गौरव और राघव दोनों ही बाहर आए। महेश जी के घर जाना होगा, ये सुन राघव को कौतूहल होने लगा और वो बोला, गौरव भैया, अब महेश जी के घर क्यों? घटना क्या है वो तो चिट्ठी से ही जाना जा रहा है। अब सीधे रॉयल फ्लैट चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दिए बिना गौरव ने उल्टा एक अद्भुत प्रश्न किया, अच्छा राघव बताओ तो, कमरे के बीच में अगर मोमबत्ती जलाया जाए तो सबसे ज़्यादा अंधेरा कहाँ होगा? राघव आश्चर्य हुआ, अचानक ऐसा अजीब प्रश्न क्यों? उसने उत्तर दिया, ये तो सभी बता सकते हैं, कमरे के सभी कोनों में ज़्यादा अंधेरा होगा। गौरव बोला, नहीं, सबसे ज़्यादा अंधेरा रहेगा मोमबत्ती के नीचे, मतलब उसके जड़ में। अपने में ही राघव हंस पड़ा, वाह, अच्छा कहा, पर इस प्रश्न को पूछने का कोई कारण यही है कि विजय की मृत्यु के जड़ पर हैं महेश जी, तो इसीलिए समझ लो उनके साथ बात करना कितना ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जल्द ही दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की कोई मीटिंग नहीं थी। इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो महेश जी ने झूठ बोला? वो तो उनके घर पहुँचने पर ही पता चलेगा। चल,
जल्दी गाड़ी चला। महेश जी एक 3 तल्ले के घर में किराए पर रहते हैं। सेकंड रैंक के हाई लेवल ऑफिसर होने पर भी शायद कंजूसी के कारण घर का ये हाल है। इस घर के डाइनिंग रूम में बैठकर गौरव और महेश जी की बातचीत हो रही थी। स्नैक्स ऑफर करने पर गौरव ने बताया कि ऑन ड्यूटी वो बाहर का खाना नहीं खाते। महेश जी बोले, तो बोलिए गौरव जी, आप क्या जानना चाहते हैं? गौरव ने मुस्कुराते चेहरे से उत्तर दिया, महेश जी, रॉयल फ्लैट का केस तो सबसे पहले आपके पास आया था, तो आपने विजय को क्यों हैंडओवर किया? ये क्या, देवेंद्र जी ने इस बारे में आपको कुछ नहीं बताया? देवेंद्र जी ने बताया, आपका दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, पर मैं सच को जानना चाहता हूँ। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग लास्ट बार हुई थी आज से 1.5 महीने पहले, और सौभाग्य से उस मीटिंग में मैं भी हाजिर था। उसके बाद तो और कोई मीटिंग नहीं हुई। फिर आप उस सप्ताह दिल्ली में क्या कर रहे थे? अचानक ये सुनते ही महेश जी का चेहरा उतर सा गया। गौरव बोला, चुप मत रहिए महेश जी, आपकी वजह से एक जूनियर ऑफिसर की मौत हुई है। अगर कहें तो आपने ही उसकी हत्या की है। हत्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, विश्वास करो, मैं जानता ही नहीं था कि विजय के साथ ऐसा होगा। तो फिर आपने जानबूझकर विजय को रॉयल फ्लैट में क्यों भेजा था? सच बात बताइए महेश जी। महेश जी सिर नीचे करके बोले, दरअसल बात यह है कि मैं बहुत डर गया था। केस मिलने के बाद पहले दिन ही मैं वहाँ गया था, दोपहर के समय। उस रोड पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। फ्लैट के सामने खड़े होकर चारों तरफ देख रहा था। अचानक कहीं से एक बूढ़ा आदमी आया और मेरे हाथ को पकड़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा। इससे मैं घबरा गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही देखा था, पर पूरा रास्ता सुनसान था। उस बूढ़े ने बार बार मुझे रोका, जिससे मैं उस रॉयल फ्लैट में प्रवेश न कर पाऊँ। गौरव ने बीच में टोका, क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर होकर भी सामान्य एक बूढ़े की बात पर? महेश जी फिर बोले, नहीं, आप मेरे साथ हुए पूरे घटना को पहले सुनिए। मेरे करियर की शुरुआत में ठीक ऐसी ही घटना घटी थी। एक अलौकिक हत्या को जांचने गए मेरे सीनियर ऑफिसर का रहस्यमय तरीके से मौत हुआ था। पोस्टमार्टम में बताया गया कि उनकी सांस रोककर हत्या की गई है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जिस हत्या की जांच उन्होंने की थी, उस मृत व्यक्ति के गले पर एक काला धागा बंधा था। ठीक उसी तरह का धागा उनके गले पर भी मिला। उस हत्या की सच्चाई आज तक पता नहीं चली। उसके बाद इन सब बातों पर मेरा अंधविश्वास और दृढ़ हो गया। अपने गले से 4-5 रुद्राक्ष के माला को दिखाकर महेश जी बोले, ये देखिए, डर भगाने के लिए कितना कुछ पहन रखा है, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आप समझ ही रहे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? ठीक है, समझ गया महेश जी, आपने खुद को बचाने के लिए विजय को रॉयल फ्लैट में भेजा था। इसमें आपका दोष होने पर भी ये अभी कुछ नहीं है। कुर्सी छोड़ गौरव उठ खड़ा हुआ। आज चलता हूँ, आपका कार्ड मेरे पास है, जल्द ही हमारा फिर आमना सामना होगा। बाहर आकर राघव ने गाड़ी स्टार्ट की और पूछा, तो अब कहाँ जाना है गौरव भैया? बैक सीट पर आराम से बैठकर गौरव ने उत्तर दिया, अभी तो ऑफिस चलो। और सुनो, रॉयल फ्लैट का जितना भी डिटेल है, जैसे आज तक उस फ्लैट के मालिक कौन थे, वह इस वक्त रॉयल फ्लैट के मालिक कौन है, ये सभी रिपोर्ट आज शाम तक मेरे पास आ जानी चाहिए। सिर को हिला राघव ने सहमति जताई। 3rd ग्रेड ऑफिसर होने पर भी राघव के काम करने की क्षमता कम नहीं है, तथा लेवल या ग्रेड कभी भी ऑफिसर की बुद्धिमत्ता को नहीं बताता। शाम होते ही रॉयल फ्लैट के तथ्यों के साथ ऑफिस में आया राघव। 3 बड़े फाइल को गौरव के सामने रखकर बोला, गौरव भैया, लगभग सब कुछ मिल गया है, तुम एक बार देख लो। ये तो बहुत सारे फाइल हैं, अभी तो पढ़ने का समय नहीं है, पर तुमने अवश्य पढ़ा है। हाँ, पूरा पढ़ा है। तब बोलो, तुमसे ही रॉयल फ्लैट के इतिहास को सुनता हूँ। इतिहास अगर बोलूँ तो इस फ्लैट के तथ्य को जुगाड़ करते हुए बार बार ये लग रहा था कि किसी ने इसके बारे में तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है। फ्लैट लगभग 17-18 साल पुराना है। इसका मालिकाना किसी एक आदमी के पास नहीं था, लेकिन मालिकों के डिटेल्स कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए उस इलाके में कुछ सालों से जिन्होंने फ्लैट की दलाली की है, मतलब कुछ प्रमोटर के डिटेल को मैंने जुगाड़ किया है। अच्छा किया, शहर में एक ऐसे फ्लैट के तथ्यों को जुगाड़ करना आसान नहीं है। जो भी हो, तुमने जिन प्रमोटर के नाम का जुगाड़ किया था वो कौन है? 2 प्रमोटर के नाम इससे ज़्यादा जुड़े हैं। एक है रमाकांत
और दूसरा चंद्रभान। दोनों की डिटेल्स फाइल में है। गौरव ने फाइल को हाथ में लिया, फिर पन्नों को पलट ध्यान से सभी तथ्यों को देखता रहा। राघव, चल, रमाकांत का घर ज़्यादा दूर नहीं है, पहले उनके ही घर चलते हैं। तो क्या होगा? क्या रमाकांत के घर जाने से इनको इस फ्लैट से जुड़े रहस्य की जानकारी मिल पाएगी? क्या ये पता चलेगा कि ये रहस्यमय तरीके से उस फ्लैट में जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे का कारण क्या है? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में, यानी आखिरी भाग में। यहाँ तक ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इस कहानी के दूसरे यानी आखिरी भाग में इस फ्लैट से जुड़े रहस्यों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।